नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्रीलिम्स 2023 के करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में मई 2024 में भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक चर्चाओं में थे उन पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम ये ध्यान रखेंगे कि उन पर आधारित पहले प्रश्न लेंगे और फिर प्रश्न को हम समझने के लिए उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स होंगे, जो कंसेप्ट होंगे, उनको संक्षिप्त रूप से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक लेते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसको देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1972 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस अधिनियम से जुड़े हुए ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि यह अधिनियम भारतीय वन्य जीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है इसके गठन का प्रावधान करता है। दूसरा कथन कह रहा है कि हाल ही में इस अधिनियम में संशोधन हेतु अधिसूचना जारी की गई है। और तीसरा कथन कह रहा है कि संशोधित अधिनियम में बंदी अवस्था में या कह सकते हैं कि जो कैप्टिव स्टेज होता है उसमें प्रजनन को बढ़ावा दिया गया है। ये तीन कथन दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि इस अधिनियम में क्या कहा गया है कि जो वन्य जीव बोर्ड है, केंद्रीय चिड़ियाघर जो प्राधिकरण है और इसी के साथ जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसके गठन का प्रावधान इस अधिनियम में वर्णित है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। और हाल ही में क्या है कि जो पर्यावरण, वन या फिर जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसने इस अधिनियम में संशोधन से संबंधित अधिसूचना जारी की थी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि संशोधित अधिनियम में बंदी अवस्था में वंश प्रजनन को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, जो कि क्या है कि पहले का जो अधिनियम था उसमें ये बात नहीं कही गई है। ये इस बार के संशोधन में ये क्या है कि ये क्लास जुड़ा है। तो ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो इस आधार पर क्या होगा कि आपका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सभी कथन सही हैं। अब इसी से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको कोशिश करना है कि जब भी आप करंट अफेयर्स तैयार करें तो आपको इससे संबंधित कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आखिर ये न्यूज़ चर्चाओं में क्यों बनी हुई है, और उसमें भी देखना है कि जो न्यूज़ चर्चा में, जैसे अगर हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण जो संशोधन अधिनियम 1972 था, ये क्या है कि इसमें हाल ही में क्या है कि संशोधन के लिए क्या है कि अधिसूचना जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने जारी किया है। इस कारण से क्या है कि ये न्यूज़ में बना हुआ है और इसी आधार पर क्या है कि इसमें कुछ बड़े परिवर्तन किए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इस अधिनियम की जो अनुसूची 4 थी और इसके परिशिष्ट 1 में बड़े स्तर पे परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसमें क्या है कि ये कहा गया है कि इस सूची में जो सूचीबद्ध किसी भी जो अनुसूचित नमूने हैं उनकी कृत्रिम रूप से उनके वंश वृद्धि के लिए क्या किए जा सकते हैं कि उनकी वृद्धि करने वाले जो व्यक्तियों को इसके संदर्भ में लाइसेंस प्रदान किया जाता है। दूसरी अगर बात करें कि इस तरह के लाइसेंस प्रदान किए जाने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है, तो बंदी अवस्था में या फिर कह सकते हैं कि जो कैप्टिव स्टेज है उसमें क्या है कि प्रजनन को करवाना, ये क्या है कि ये इसमें जोड़ा गया है और ये पहले से नहीं था। यही नहीं, इस अधिनियम के परिशिष्ट 1 में जो संकटग्रस्त या कह सकते हैं कि इस श्रेणी में जो विशेष जीव थे उनसे संबंधित जो आयात के पहले से रूल्स थे, जो क्लाज थे, उनको अब और टफ किया गया और इसमें कुछ खास जो विशेष जीव थे उनके संदर्भ में ये बातें और भी पूरी तरह से क्या है कि कठिन तौर पे लागू की गई। जैसे अगर हम कुछ खास जीवों की बात करें तो इसमें जो शामिल जीव है उसमें क्या है कि लाल पांडा है, दूसरा जो है वो भेड़िया है, बिल्ली है, कुत्ता है, जो बंदर है या चिंपैंजी है, या इसी के साथ जो गिम्बन है। इस प्रकार के क्या है कि ये कुछ संकटग्रस्त श्रेणी के जीव हैं
तो इनको क्या किया गया है कि इसमें शामिल किया गया है। यही नहीं, अगर इससे जुड़े हुए अगर हम बात करें तो आपको जो 1972 का वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है, इससे जुड़ी हुई बातें भी आपको जाननी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो अधिनियम था, ये मूल रूप से क्या है कि वन्य जीव संरक्षण को नियंत्रित करता है। दूसरी अगर बात करें तो इसमें, इस अधिनियम में ये भी कहा गया है कि ये क्या करेगा कि वन्य जीव जो सलाहकार बोर्ड होता है, इसी के साथ वन्य जीव जो वार्डन होते हैं उनकी नियुक्ति और इनसे जुड़े हुए जो दायित्व है, जो इनके कार्य हैं, उनका भी वर्णन इस अधिनियम में दिया गया। यही नहीं, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो वन्यजीव अभयारण्य है, इनकी स्थापना का भी प्रावधान इस अधिनियम में लिखा गया या वर्णित है। दूसरी बात क्या है कि इस अधिनियम में, यानी भारतीय वन्यजीव जो बोर्ड है या फिर जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इसके साथ क्या है कि राष्ट्रीय बाघ जो संरक्षण प्राधिकरण है, इसके गठन की भी बात की गई है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि मूल रूप से जो अभी हाल ही में अगर बात करें कि जो हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्या है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था, उसमें कुछ परिवर्तन के लिए ये अधिसूचना जारी की गई थी और उसी से जुड़े हुए जो तथ्य थे उनकी हमने चर्चा कर ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। ये कह रहा है कि चीता परियोजना जो संचालन समिति है CPSC, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि इस समिति का जो गठन है, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है, इसकी के अंतर्गत की गई है। तो ये जो क्या है कि जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि इसका जो गठन है ये क्या है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत ही किया गया है। और इस समिति का, जैसे अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इस समिति का जो गठन है ये चीता परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए किया गया। तो दूसरा कथन भी क्या है कि ये सही होता है। किस कारण से सही होता है कि अगर हम बात करें कि जो पिछली घटनाएं थी, जैसे मध्य प्रदेश के जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान था, वहां पर नामीबिया से लाए गए चीते जो लाए गए थे, उनके शावकों की मौत हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो समिति है इसका गठन किया गया है। और इस समिति का जो गठन है ये मूल रूप से क्या है कि राष्ट्रीय जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसी के अंतर्गत किया गया था। तो इस कारण से ये सही हो गया। और दूसरा क्या है कि ये चीता जो परियोजना समिति बनाई गई है, ये मूल रूप से क्या है कि आपकी ये जो चीताओं की या ये जो यहाँ से लाए गए जीव हैं, इन पर निगरानी रखने के लिए ये की गई है। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से असत्य नहीं है। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका जो C विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको संक्षिप्त रूप में हम देख लेते हैं। तो जैसा हमने बताया कि ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान था मध्य प्रदेश का, वहाँ पर क्या है कि नामीबिया देश से जो चीते लाए गए थे, उनके जो बच्चे थे, उनकी जो मौत हुई, उस घटना को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की समिति का निर्माण किया गया। और ये क्या है कि इसका जो गठन है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत किया गया। तो ये मूल बातें हैं। अगर हम बात करें कि ये जो समिति बनाई गई है, इसका जो कार्यकाल होगा वो कितने समय का होगा, तो ये 2 वर्ष तक प्रभावी रूप से कार्य करेगी। उसके बाद फिर से नई समिति बनाई जाएगी, वो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। और जो मुख्य रूप से इस समिति का जो कार्य है वो क्या है कि चीता परियोजना के जो क्रियान्वयन है उस पर निगरानी रखना, नजर रखना। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके प्रश्न में दिए गए थे, तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। ये क्या कह रहा है कि मध्य एशियाई उड़ान मार्ग यानी कि सेंट्रल एशियन जो फ्लाई रूट्स हैं, इसके संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं। कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह जो मार्ग है ये क्या है कि पक्षियों के समूह के द्वारा अपने वार्षिक चक्र यानी जो एनुअल साइकिल होता है उसके दौरान उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र से संबंधित है। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि भारत के द्वारा
प्रवासी पक्षियों और उनके पर्यावास के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय जो कार्य योजना है, ये 2018 से लेकर 2023 के बीच में इसका विकास हुआ है या ये बनाई गई है। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इस आधार पे जो पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से असत्य नहीं है, तो देखिए दोनों ही कथन क्या है कि सही है, यानी असत्य नहीं है। तो इस आधार पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो देखिए इसी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर ये मूल रूप से जो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग है, ये जो रूट्स है आखिर ये क्या है। तो वैश्विक स्तर पे क्या है कि ऐसे 9 उड़ान मार्ग चिन्हित किए गए हैं, उन्हीं में से ये क्या है कि एक है। दूसरी बात, जो प्रवासी पक्षी है और जो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग है, इसमें पड़ने वाले जो पर्यावास हैं उनके संरक्षण के प्रयासों को और मजबूती प्रदान करने के लिए क्या है कि एक विभिन्न देशों की एक बैठक आयोजित की गई थी, और इस बैठक का जो आयोजन हुआ था वो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वैश्विक जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इन दोनों की मदद से आयोजित किया गया था। दूसरी अगर हम बात करें तो जैसा हमने पहले ही बताया कि ये जो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग है, ये क्या है कि वैश्विक स्तर पे जो 9 उड़ान मार्ग चिन्हित किए गए हैं उन्हीं में से ये एक है। इसमें भी जो मूल बातें आपको जाननी है, जैसे अगर प्रश्न आपसे पूछता है तो जो प्रवासी प्रजातियों पर जो अभिसमय है उसी को क्या है कि हम बान कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात करें तो ये जितने भी रूट्स हैं या ये जो मार्ग है, ये पक्षियों के समूहों के द्वारा जो इनके एनुअल साइकिल होते हैं, जो वार्षिक चक्र होते हैं, उसके दौरान उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इस साइकिल में क्या है कि कौन कौन सी एक्टिविटी को शामिल किया जाता है, तो इसमें क्या है कि इनके जो प्रजनन क्षेत्र हैं, दूसरा इनके जो विश्राम क्षेत्र हैं, और तीसरा शीतकालीन जो ठहराव क्षेत्र होता है, इनको भी इसी में शामिल किया जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग क्षेत्र के इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है कि 30 देशों में पक्षियों के कई महत्वपूर्ण प्रवास देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार के क्या है कि बहुत सारे रूट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें कि जो भारत है, ये क्या है कि जो हमारा मध्य एशियाई उड़ान मार्ग है, इसका उपयोग करने वाला पक्षियों का सबसे महत्वपूर्ण विश्राम स्थली के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और भारत के द्वारा अगर हम बात करें तो भारत जो इसमें है, इसके द्वारा जो प्रवासी पक्षी हैं और उनके पर्यावास के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए क्या है कि राष्ट्रीय जो कार्य योजना है, ये वर्ष 2018 से लेकर 2023 के बीच में क्या है कि ये विकसित हुई है, यानी बनी है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि वैश्विक स्तर पे, या ये भी कह सकते हैं कि जो वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क है, इससे संबंधित क्या है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको ये देखना है कि आखिर जो वैश्विक वित्तीय नवाचार जो नेटवर्क है, उससे जुड़े हुए कौन से तथ्य आपको दिए गए। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है वर्ष 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क के ग्रीन वॉशिंग जो टेक स्पिरिट है उसमें ये शामिल हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है कि आरबीआई सहित 70 से अधिक जो वैश्विक संगठन है वो इसके सदस्य हैं। तो देखिए ये जो दोनों कथन दिए गए हैं, ये दोनों कथन क्या है, सही है। इस आधार पे अगर हम विकल्प का चुनाव करें, जैसे कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से असत्य नहीं है, यानी कौन से गलत नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है कि ये सही है। तो इस आधार पर आपका जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, यानी 1 और 2। इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हम देख लेते हैं कि जो वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क है आखिर ये चर्चाओं में क्यों बना हुआ है। तो अगर इसकी हम बात करें तो जो हमारा या हमारे देश का जो आरबीआई है, यानी कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है, ये वैश्विक वित्तीय जो नवाचार नेटवर्क है उसके ग्रीन वॉशिंग जो
टेक स्प्रिंट है उसमें ये क्या हुआ है, पहली बार शामिल हुआ है, इस कारण से ये न्यूज में बना हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें तो आरबीआई द्वारा इस पूरे नेटवर्क में पहले क्या है कि जो ग्रीन वॉशिंग जो टेक स्प्रिंट है इसमें भाग लेने हेतु भारत स्थित जो सभी फर्म्स हैं और इसी के साथ जो नए क्या है इनोवेटर्स हैं, जो नवोन्मेषक हैं, इनके लिए क्या है कि एक एप्लीकेशन विंडो ओपन किया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और दूसरी जो बात कही गई है कि जो टेक स्प्रिंट है ये क्या है कि आरबीआई के जो बैंक हैं उसके सहित जो 13 अंतर्राष्ट्रीय विनियामक हैं या जो विभिन्न फर्म्स हैं उनके एक साथ या उनको एक मंच पर लाने का भी कार्य करेगी। तो इस तरह से क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। और अगर इनके उद्देश्य की बात करें कि आखिर ये किस उद्देश्य से ये क्रिया की जा रही है, तो इसकी अगर हम बात करें तो मूल रूप से क्या है कि वैश्विक जो वित्तीय नवाचार है उस नेटवर्क को प्राथमिक रूप से चिन्हित करने की इसमें बात कही गई। यानी कह सकते हैं कि पर्यावरणीय या सामाजिक और जो गवर्नेंस है उसको ध्यान में रखते हुए एक फ्रेमवर्क पर वित्तीय नवाचार नेटवर्क को प्राथमिकता या उसको चिन्हित करने के लिए इस तरह का क्रिया या ये एक्टिविटी की जा रही है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्या है कि अगर हम ग्रीन वॉशिंग की बात करें तो मूल रूप से क्या है कि जो विभिन्न वित्तीय सेवाओं में ग्रीन वॉशिंग क्या है कि इसको कम करने के लिए क्या है कि बहुत सारी जो कंपनियां होती है वो अपने प्रोडक्ट्स या जो उत्पाद होते हैं या जो उनकी एक्टिविटी होती है उसमें ये दिखाते हैं कि वो पर्यावरण के अनुकूल कार्य कर रहे हैं या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो उत्पाद हैं वो पर्यावरण के अनुकूल है। तो ये मूल रूप से क्या है कि ग्रीन वॉशिंग में विभिन्न कंपनियां दिखाती हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो ठीक इसके उल्टा है। यानी बहुत सारी जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं वो क्या है कि जो ग्रीन वॉशिंग या कह सकते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल बताती हैं वो ऐसा नहीं है। तो इस कारण से क्या है कि इस तरह के नवाचार नेटवर्क बनाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। ये कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहे जो गेको मिजोरामेंसिस है इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रहा है कि जो गेको मिजोरामेंसिस है ये क्या है कि एक औषधि पादप है। तो देखिए जो ये गेको क्या है मिजोरामेंसिस है ये एक औषधि पादप नहीं है बल्कि क्या है एक छिपकली की प्रजाति है। ये क्या है कि एक छिपकली है या उसकी एक प्रजाति है, छोटी सी छिपकली होती है। तो इस आधार पे ये दिया गया स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसकी खोज भारत म्यांमार सीमा के निकट मिजोरम विश्वविद्यालय और जो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी है यानी जो जर्मनी का इंस्टीट्यूट है इनके शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से असत्य नहीं है, तो केवल जो दूसरा कथन है वही सही है। तो इस आधार पे जो आपका विकल्प सही होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसी के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो पहले ही हमने देखा कि आखिर ये पूरा चर्चा में क्यों है, यानी जो गेको मिजोरामेंसिस है ये चर्चा में क्यों है। तो जैसा हमने देखा कि भारत म्यांमार सीमा के निकट क्या है कि मिजोरम विश्वविद्यालय और जो जर्मनी का विश्वविद्यालय है यहाँ के जो शोधकर्ता हैं इन्होंने क्या है कि मिजोरम में यानी भारत का जो मिजोरम राज्य है इसमें क्या है कि फ्लाइंग गेको नाम की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस कारण से क्या है कि ये चर्चा में है। आखिर ये है क्या, तो मूल रूप से ये एक छोटी सी छिपकली है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको पैरासूट या ग्लाइडिंग गेको भी बोला जाता है। दूसरी अगर बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, तो मूल रूप से क्या है कि विश्व में यह जो गर्म जलवायु है यानी जहां पर जलवायु जहां का तापमान अधिक पाया जाता है उन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और विश्व में अगर हम बात करें तो जो फ्लाइंग गेको है इसकी कुल 13 प्रजातियां देखने को मिलती है और इसका जो नाम पड़ा है वो मिजोरम जो राज्य है उसी के नाम पे रखा गया। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी में अगर हम बात करें कि आखिर ये जो प्रजाति है इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये क्या है कि एक निशाचर जीव है
दूसरी बात करें तो ये आर्बोरियल प्राणी है, और इसी के साथ क्या है कि ये कहाँ पर निवास करती है, तो ये पेड़ों के ऊपर पाई जाती है। तो इससे जुड़े हुए आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। ये क्या कह रहा है कि जलवायु के लिए जो रीड स्वैप यानी डेप्थ फॉर क्लाइमेट स्वैप है, इससे संबंधित दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है वो कह रहा है कि जलवायु के लिए रीड स्वैप का पहली बार जो उपयोग है वो लैटिन अमेरिका में वर्ष 1980 के दशक में किया गया था। तो ये क्या है कि ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो कथन कह रहा है, इसके अंतर्गत जो ऋणी देश होते हैं वो अपने बाह्य ऋण का विदेशी मुद्रा में जो भुगतान है उसको करने की जगह क्या है कि विकल्प के तौर पर अपने ही देश में जलवायु परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु जो उनकी स्थानीय मुद्रा होती है उसी में क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। और फिर पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी दोनों में से कौन सा कथन रॉन्ग है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इस आधार पर जो सही विकल्प होगा वो आपका डी होगा, यानी न तो एक और न ही दो। अब इसी के बारे में संक्षिप्त रूप से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। पहली बात कि आखिर जलवायु के लिए जो ऋण स्वैप है ये आजकल चर्चाओं में क्यों है। तो जो भी देश लंबे समय से क्या है कि अपने राजकोषीय संकट से या उस दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि यह एक प्रकार का वित्तीय संसाधन है, यानी उनके समाधान का कह सकते हैं कि ये एक ऑप्शन है, एक विकल्प है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो ऋणी देश होते हैं वो अपने ऋण का, अपने बाह्य ऋण या जो विदेशी मुद्रा में जो भुगतान करने का बात होता है उसकी जगह पे ये क्या करते हैं, उसके विकल्प के तौर पे अपने ही देश में जलवायु जो परियोजनाएं हैं उसके वित्त पोषण हेतु स्थानीय मुद्रा में क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि इनके ऊपर जो ऋण का दबाव होता है वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो यह कार्य क्या करता है कि जो भी ऋणी होते हैं, यानी जो जिनके ऊपर ऋण होता है वो और जो ऋणदाता होते हैं उनके आपसी सहमति के आधार पर ये निर्धारित होता है। इसके पीछे आखिर जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, तो जो ऋणग्रस्त देश हैं उनको क्या है कि जलवायु संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे निपटने में क्या है कि अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता कम होती है, यानी उसको कम करना इसका मूल उद्देश्य है। इसी के साथ ये जो डीएफसी स्वैप है इसका पहली बार जो उपयोग हुआ वो लैटिन अमेरिकी देशों में वर्ष 1980 के दशक में ये किया गया था। तो यही स्टेटमेंट आपसे पूछा था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात क्या है कि ये जो डीएफसी स्वैप है ये ऋण संबंधित जो राहत है उसके उपाय के रूप में निम्न और जो मध्यम आय वाले विश्व में विभिन्न जो देश हैं उनके यहाँ ये बातें सामान्य तौर पे देखी जाती हैं। तीसरी बात कि आखिर इसका महत्व हमारे लिए क्या हो सकता है। जो सबसे बड़ा महत्व है वो है जलवायु संबंधित व्यय में क्या है कि वृद्धि करना, यानी कि जो विभिन्न जो ऋणी देश हैं या मध्यम आय वाले जो देश हैं या जो कम आय वाले देश हैं वहाँ पर क्या है कि जलवायु संबंधित जो भी कार्य हैं वो तेजी से बढ़े, यानी उन पर जो व्यय है वो पहले की अपेक्षा बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्या है कि ये जलवायु के लिए जो ऋण स्वैप है ये व्यवस्था कह सकते हैं कि चर्चाओं में बनी हुई है। दूसरी अगर बात करें तो अर्थव्यवस्थाओं में जो विभिन्न इकोनॉमी है उनको पहले की अपेक्षा और मजबूती प्रदान करना भी इसका कार्य है। तो इस दृष्टिकोण से भी इसका महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात करें कि जितनी भी विकसित जो राष्ट्र हैं उनकी वैश्विक जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा करने में भी ये क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आखिर प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, तो हाल ही में मैक्सिको में खोजे गए विश्व के जो दूसरे सबसे बड़े होल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन दिया जा रहा है ये कह रहा है कि यह मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर अवस्थित है। तो ये क्या है कि ये हाल ही में क्या है कि वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के जो वहाँ पर युकाटन पेनिसुला है उसी के तट पर एक बड़े से सिंक होल की खोज की है
और ये क्या है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल है। इससे पहले क्या है कि चीन सागर में क्या है कि वहां पर सबसे बड़ा ब्लू होल देखने को मिला था। तो इस आधार पर जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि युकाटन जो प्रायद्वीप है ये मैक्सिको की जो खाड़ी है और जो कैरेबियन सागर है इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मूल रूप से अगर हम देखें तो जो युकाटन प्रायद्वीप है ये मध्य अमेरिका में यानी सेंट्रल जो अमेरिका है वहीं पर स्थित एक प्रायद्वीप है, एक पेनिसुला है। और ये क्या करता है कि जो मैक्सिको की खाड़ी है और जो कैरेबियन सागर है इन दोनों को अलग करता है। अगर हम इस प्रायद्वीप की बात करें तो इसमें मैक्सिको, ग्वाटेमाला और जो बेलीज है इनके कुछ क्षेत्र शामिल है। तो इस आधार पर ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, ये सही हो जाएंगे। इसी पर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सा सही है। तो ये दिया जा रहा है कि आपको इसमें से देखना है। विकल्प ए कह रहा है कि केवल एक, विकल्प बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है कि कोई भी कथन असत्य नहीं है और डी कह रहा है कि सभी कथन सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों कथन सही हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो सी होगा। अब इसी के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये हाल ही में क्या है कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो मूल रूप से क्या है कि मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीपीय तट पर क्या है कि सबसे बड़े सिंक होल को खोजा है। ये क्या है कि मूल रूप से विश्व में अब तक खोजे गए जो बड़े होल हैं उनमें क्या है कि ये दूसरे स्थान पर चिन्हित हुआ है। इससे बड़ा जो ब्लू होल है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो वो है वो ड्रैगन होल है या इसी को लांगडांग होल भी बोलते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लू होल है। इसके साथ अगर हम बात करें कि आखिर ये ब्लू होल होते क्या है, तो इसमें क्या है कि ये समुद्री जल के नीचे बड़े क्या होते हैं, सिंक होल होते हैं। इनकी लंबाई काफ़ी बड़ी होती है यानी सैकड़ों मीटर में होती है। और इनका जो नाम पड़ा है वो क्या है कि इनके मध्य भाग में जो इनका रंग नीला होता है उसी के आधार पर ये निर्धारित होते हैं। अगर इनके निर्माण काल की बात करें तो ये क्या है कि जो हिम युग है उसी समय निर्मित माने जाते हैं। इस कारण से क्या है कि ये बड़े जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में भी चिन्हित किए जाते हैं। यानी जो बड़े स्तर पे सूक्ष्म जीव हैं उनके ये क्या है कि बड़े डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट माने जाते हैं। और अगर हम बात करें कि जो ड्रैगन होल है ये क्या है कि ये मूल रूप से दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित है और इसकी जो गहराई है ये क्या है कि लगभग 1000 फीट है। दूसरी अगर बात करें कि आखिर जो युकाटन पेनिसुला है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो देखेंगे कि जो हमारा क्या है कि मध्य अमेरिका है। मध्य अमेरिका में क्या है कि ये आपका युकाटन पेनिसुला है और इसके एक तरफ क्या दिखेगा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और दूसरी तरफ क्या है कि इधर अरेबियन सागर है। तो ये क्या है कि मूल रूप से क्या है कि इसके दोनों तरफ ये क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ क्या है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन कौन से लोकेशन महत्वपूर्ण है। जैसे बे ऑफ जो कैंपे है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है। और जो युकाटन चैनल है ये भी आपसे पूछ सकता है कि आखिर जो युकाटन चैनल है ये किन दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है। तो इधर से देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है और इधर से क्या है कि आपको ये अरेबियन सी देखने को मिलेगा। इसी के साथ क्या है कि अगर हम बात करें कि जो ये युकाटन पेनिसुला है किन दो स्थलीय खंडों को अलग करता है, तो इधर देखिए ये क्या है कि युकाटन पेनिसुला है और इधर क्या है कि आपको क्यूबा देखने को मिलेगा। तो जो युकाटन चैनल है इन दोनों स्थलीय खंडों को अलग करता है। तो इस तरह से क्या है कि इससे जुड़े हुए ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो आज हमने वर्ष 2023 के मई में जो भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी खंड के अंतर्गत जो चर्चाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उन पर हमने प्रश्न और उनसे जुड़े हुए जो तथ्य थे, जो कंसेप्ट थे, उन पर हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में नए अंक के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।